Hello, good morning, students. Yesterday I have completed business risk. Today we are going to start second unit, that is various form of business organization. तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेटे वी विल स्टडी कि जो हमारा बिजनेस है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल लेवल पे होता था, उसके बाद मिडिल लेवल पे होने लगा, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे, एंड नाउ ए डेज नेशनल बाउंड्री क्या इंटरनेशनल बाउंड्री तक पहुंच गया है। यानी कि आज हम बिज़नेस जो है सिर्फ एक देश की सीमा के अंतर्गत नहीं बल्कि विदेशों में भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो स्मॉल स्केल बिजनेस के साथ हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो पहले स्मॉल स्केल ट्रेड होता था और अब लार्ज लेवल और मिडिल लेवल ट्रेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर विदेशों से कंपनियां हमारे देश में बिजनेस करेंगी तो देयर इज़ ए नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है। तो अदरवाइज दे विल एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो in this chapter we will discuss about the various form of business organization. Various form of business organization means कि व्यावसायिक उपक्रम के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग कर लें बेटे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? दीज आर द लीगल एंटिटीज। ये सारी की सारे कानूनी व्यावसायिक उपक्रम हैं जिनको सरकार मान्यता देता है, एंड वी कैन नो देयर एग्जिस्टेंस एंड वी कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स एग्जिस्टेंस। तो आप ये डेफिनेशन इसकी बिल्कुल लास्ट में जो दी हुई है, बिल्कुल इन द नेक्स्ट पेज, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिटरमाइन इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। वो इसका बाहरी रूप को डिसाइड करता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो अदर पार्टीज़ हैं, अदर पार्टीज़ में मैं बात कर रही हूँ, सप्लायर हो गया, बैंक्स हो गए, फाइनेंसर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, दीज आर द पार्टीज़। रिकग्नाइज का मतलब पहचानती हैं इट थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस, और वो उसकी एग्जिस्टेंस से उसको पहचान लेती हैं कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिटेल में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप डायग्राम देख सकते हैं बेटे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 टाइप: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि वो निजी लोगों के द्वारा बनाया गया है, चलाया गया है। ऑल द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट पीपल, इट इज़ रन एंड प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय प्राइवेट पीपल। दैट वेरी enterprise are known as private sector enterprise, and in which government invests the capital, and for the service motive, for the public welfare they start, that very organization are known as public sector, जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। और ऐसे कुछ उद्योग जिसमें एफिशिएंसी को भी लाना है। एफिशिएंसी किस में होती है? प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों मिलके चलाए जाते हैं, दोनों एंटरप्राइज जिसमें जॉइंटली पैसा भी लगाएं, लाभ हानि भी सहन करें, तो जो दोनों चलाएंगी वो क्या कहलाएंगे? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो इसके आगे फर्दर डिस्कशन में आप देख लें, आप इसके डिवीजन में। तो देर आर 2 टाइप: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। 2 तरह की होती हैं, कॉरपोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब दे आर रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट।
प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होगा कि जो किसी विशेष अधिनियम के अनुसार बनाई जाती हैं, दे आर इनकॉर्पोरेटेड। और जिनको किसी विशेष अधिनियम के अनुसार नहीं बनाया जाता है, दे आर नोन एज नॉन इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है बेटे, तो ये आप क्लासिफिकेशन जरूर करना बेटे। ये डेफिनेशन इसमें यहाँ पे दे रखी है। कॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज का मीनिंग क्या है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का क्या मीनिंग है। तो आगे फर्दर अब हम डिटेल में पहले प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ेंगे बेटे, वेरियस फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। नेक्स्ट चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर में चलेंगे। पहले हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड की बात करेंगे। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में हम बात करेंगे सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। ये मतलब इसमें ये किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते और इसको चलाने वाले निजी लोग ही होंगे। ये जितने ही भी हम करेंगे नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, दे आर रन बाय प्राइवेट पीपल। तो डिटेल में हम सबके मेरिट, डिमेरिट और फीचर पढ़ेंगे और पेपर में यहाँ से बेटे 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो इन सभी चैप्टर के बड़े आसान हैं, आप ध्यान से सुनोगे तो लर्न ही हो जाएंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सोल ट्रेड। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सोल, सोल का मतलब है एक अकेला। अकेला मतलब जब एक निजी व्यक्ति इसमें पैसा लगाए, इसके लाभ हानि को सहन करे और सारा इसका मैनेजमेंट कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, दैट वेरी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर नोन एज सोल प्रोप्राइटर एंटरप्राइज। और सोल प्रोप्राइटर एंटरप्राइज का मतलब है दे आर इनकॉर्पोरेटेड या नॉन इनकॉर्पोरेटेड, दीज आर नॉन इनकॉर्पोरेटेड। तो इन चारों के एक फीचर तो आपको पता ही चल गया कि इनको किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है इनका रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन में दे आर नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ द सोल ट्रेड। सोल ट्रेड, it is that form of business organization which is organized, run, control, managed by single person। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन टूल किट कर लेना चाहे आप, याद मर्जी है आपकी। जिस ऐसा व्यवसायिक उपक्रम जिसमें एक अकेला व्यक्ति पैसा लगाए, लाभ हानि को सहन करे, ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें एक ये वाला पॉइंट आप जरूर याद करना बेटे, दे आर सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका सोल ट्रेड है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहता है। तो इसमें जब इंडिविजुअल सर्विसेज देनी हो, कोई पर्सनल सर्विसेज जब हमें अच्छी प्रोवाइड करनी है, विच रिक्वायर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड गुड पर्सनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर और बेकरी, जिसमें कि हमारा निजी सेवाएं हमें अच्छी चाहिए होती हैं। जैसे मान लो हम किसी टेलर के पास जाते हैं तो हम किसी, हमारा एक पर्सनल टेलर होता है जिससे हम अपना स्टिचिंग करवाते हैं। किसी एक विशेष हलवाई की हमें कुछ पसंद होती हैं चीज़ें, बनाने का मेथड तो सबका एक होगा लेकिन उसमें कुछ अलग है। तो ऐसी स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो दे आर स्टार्टेड विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। They cannot be start with the partnership or company organization where the personal services are required। ठीक है बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। तो एक नंबर में आ जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहता है। तो टुडे वी विल डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स। तो जैसे कि काफ़ी फीचर आपके इसमें ही पता चल गए हैं। इसका सबसे बड़ा मेन फीचर क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सोल ट्रेड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, इन सभी में
ये कॉमन रहेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? कि यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग है कि जो व्यवसायी ने पैसा लगाया और मान लो कि कल को कोई बिजनेस में हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो दैट लॉस कैन बी रिकवर्ड विद हिज पर्सनल असेट्स। तो उसकी निजी संपत्ति से बिजनेस लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है। यू कैन लर्न द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी टूल किट कर लेना आप इसमें। इट रेफर्स टू व्हेन बिजनेस गेट्स इनटू डिफिकल्टी का मतलब है लॉस में अगर बिजनेस हो जाए, फॉर पेमेंट ऑफ इट्स डेट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। पर्सनली लायबल का मतलब क्या है? उसकी निजी संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय की हानियों के लिए किया जा सकता है। लेकिन इन केस का बिल्कुल उल्टा, जो हम इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे उसमें ऑनर की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। निजी हानियों के लिए मतलब व्यवसाय की हानियों के लिए निजी संपत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी हानि की भरपाई है वो आपकी निजी संपत्तियों से की जा सकती है। इंडिविजुअल ओनरशिप, मालिक एक अकेला होगा, एक अकेला चलाने वाला होगा, पैसा लगाने वाला होगा। सोल मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल सिंगल व्यक्ति के हाथ में होगा। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो वो अपनी हेल्प के लिए एम्प्लॉयज़ तो लगा सकता है, लेकिन इसका सारा डिसीज़न, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल एक ही व्यक्ति करेगा। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, तो एक अकेला व्यक्ति अपना डिसीज़न खुद ले सकता है कि वो उसको बिज़नेस बढ़ाना है, कम करना है, बदलना है, तो वो अपने डिसीज़न कर सकता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, कोई भी बिज़नेस चला सकता है, बंद कर सकता है। सीक्रेसी, गोपनीयता, इस व्यवसाय में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो ओनर है उसको अपने बिजनेस सीक्रेट पता होते हैं, तो इसका फ़ायदा कंपटीटर नहीं उठा सकते। तो दैट इज़ वाई all information about the business are known to the owner only and no outside party can take undue advantage। कोई भी बाहर की जो आपकी फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, कंपटीटर है, इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय और व्यापारी अलग अलग नहीं हैं। व्यवसाय की हानि या लाभ व्यवसायी के हैं और व्यवसायी की जो असेट्स हैं दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द बिजनेस लॉस। कहने का मतलब है दोनों की असेट्स लायबिलिटी अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट, अनडिवाइडेड रिस्क। इसमें जो रिस्क है एक अकेले व्यक्ति को उठाना पड़ता है, तो जैसे सारा का सारा लाभ ओनर को मिलेगा वैसे वैसे लॉस भी उसी को बियर करने पड़ेंगे, तो इसमें जोखिम को बंटवारा नहीं हो सकता। तो सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस लाइक बेकरी, ब्यूटी पार्लर, एग्रीकल्चर, स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, these are ways from which are suitable for sole trade because it requires individual personal services। तो जो इंडिविजुअल पर्सनल सर्विसेज पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हैं, दे कैन बी स्टार्टेड विद द सोल ट्रेड। तो बेटे वेरी इजी टॉपिक इट इज़। मेरिट डिमेरिट आप एक बार रीडिंग करना ईजीली समझ में आ जाएंगे। तो वी हैव टू लर्न 5 मेरिट्स, 5 डिमेरिट्स, 5 फीचर ऑफ द सोल ट्रेड एंड टुमारो वी विल डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स। हैव ए नाइस डे। इसको राइट कर लेना बेटे, और इसमें इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग भी याद करना है आपको, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग करना है, और उसके बाद उसका जो डायग्राम मैंने आपको बताया है ये डायग्राम आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बेटे। और अनलिमिटेड लायबिलिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना है।
दोबारा फिर सुन लें, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि व्यवसाय में जितना पैसा हमने लगाया सिर्फ वहीं तक हमारी दायित्व सीमित नहीं है। पैसा लगाने के बाद भी अगर बिजनेस में लॉस हो जाए और उस लॉस में हमारी बिजनेस के एसेट्स कम पड़ जाएं, जिस लॉस की भरपाई हम बिजनेस एसेट्स से नहीं कर पाते, तो फर्दर अगर लॉस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए निजी संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। एंड यू कैन लर्न टूल किट। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही है, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑनर इज हेल्ड पर्सनली लायबल टू देयर टू बिजनेस डेट्स। व्यावसायिक ऋणों के लिए वो निजी रूप से जिम्मेदार होता है। निजी रूप से जिम्मेदार होने का मतलब क्या है, उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग हानियों की भरपाई के लिए किया जा सकता है। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस डे।